Welcome to Bind EduTech. Myself, Vijay Yadav, a faculty in English. In our previous lecture, we have discussed about the introduction and theme of the poem The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. हमारे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इस पोएम का इंट्रोडक्शन और उसका थीम। इस वीडियो में हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन देखेंगे, उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उन वर्ड्स का, उन लाइंस का क्या एक्सप्लेनेशन निकलता है। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस सेक्शन, इस तरफ ये पोएम के कुछ लाइंस हैं। इन लाइंस में जो मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है रेड कलर से, वो वर्ड्स हैं जिनके वर्ड मीनिंग्स आपको मालूम होने चाहिए इस पोएम को समझने के लिए। मतलब जैसे ये मैंने हाईलाइट किया, एंड हु आर्ट दाउ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इसका वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने हाईलाइट किया सॉफ्टली फॉलिंग शार, इसका वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यहाँ मैंने स्ट्रेंज हाईलाइट किया, यहाँ ट्रांसलेटेड हाईलाइट किया, यहाँ पोएम हाईलाइट किया, यहाँ इटर्नल वर्ड हाईलाइट किया, यहाँ राइज, यहाँ इम्पैल्पेबल, यहाँ आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। ये पोएम के लाइंस हैं जिसमें वो वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं पोएम के लाइंस को समझने के लिए, मैंने उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ा फोकस जो है वो ज़्यादा रखेंगे उन वर्ड्स के ऊपर, और उनके वर्ड मीनिंग्स को हम लोग याद रखेंगे। और वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आपको पीडीएफ जो आपको दिया जाएगा उसमें वो वर्ड मीनिंग्स जो मैं बताऊंगा वो लिखा हुआ रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन स्टार्ट्स with a question, and who art thou, said I to the softly falling shower। ये पहला लाइन है पोएम का, and who art thou, said I to the softly falling shower। इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए वर्ड मीनिंग। who art thou, इसका मतलब है who are you। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम लोग पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पे उसको पोएट के द्वारा पूछा गया है हु आर्ट दाउ, विच मीन्स हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ जो आई है ये पोएट के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेड आई टू द सॉफ्टली फॉलिंग शार, ये आई जो है वो पोएट के लिए है। और सॉफ्टली फॉलिंग शार का मतलब आपको समझ के रखना है। सॉफ्टली फॉलिंग शार का मतलब है सॉफ्टली फॉलिंग रेन ड्रॉपलेट्स। बारिश हो रही थी, बारिश तेज नहीं थी, इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट वॉज वेरी सॉफ्ट फॉलिंग शार्स। धीमी धीमी बारिश हो रही थी। धीमी बारिश को यहां पे लिखा गया है सॉफ्टली फॉलिंग शार। विच स्ट्रेंज टू टेल gave me an answer as here translated। strange, strange वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है। strange का यहां मतलब है सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित करने वाला, आश्चर्यजनक बात। strange का मतलब है सरप्राइजिंग, टू सरप्राइज। उसके बाद ट्रांसलेटेड वर्ड है। ट्रांसलेट करना आप लोग समझते होंगे। ट्रांसलेट करना मतलब होता है अनुवाद करना, किसी और भाषा में ये बातचीत की गई है बिटवीन द पोएट एंड द रेन। रिमेंबर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि ये पोएम एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन है,
एक काल्पनिक बातचीत है पोएट और रेन के बीच। तो ये जो बातचीत हो रही है पोएट और रेन के बीच, ये बातचीत एक सीक्रेट लैंग्वेज में हो रही है। वो लैंग्वेज जो पोएट समझते हैं और रेन समझती है। हम लोग उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, इसीलिए हम लोगों के लिए पोएट ने रेन से जो आंसर मिला उसको ट्रांसलेट किया है। उसके लिए ट्रांसलेटेड वर्ड है यहाँ। इन दोनों के बीच, पोएट और रेन के बीच जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होता है, वो बातचीत उनके अपने सीक्रेट लैंग्वेज में होता है। वो लैंग्वेज जो हम और आप नहीं समझ सकते। इसलिए पोएट ने अपने और पोयम के बातचीत को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। यहां से रेन का आंसर शुरू है। ये क्वेश्चन है जो पोएट ने किया रेन से, यहां से रेन का आंसर शुरू है। I am the poem of earth, said the voice of the rain. रेन अपने आवाज में बोलती है I am the poem of earth. तो यहां I जो है वो रेन के लिए यूज किया गया। यहां वाला I जो था वो पोएट के लिए था, यहां वाला I जो है वो रेन के लिए है। उसके बाद पोयम, ये वर्ड जो है पोयम, इसका दो अलग अलग मीनिंग हम लोग को और लेना है। पोयम का पहला मतलब है म्यूजिक और दूसरा मतलब है सॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि पोयम जो है इसको म्यूजिक और सॉन्ग, इसका मीनिंग निकाला जा सकता है, आइदर म्यूजिक और अ सॉन्ग। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, Eternal, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Eternal वर्ड हाईलाइट किया गया है। Eternal का मतलब होता है everlasting. Everlasting का मतलब कोई ऐसी प्रोसेस जो कभी रुकती ना हो, कोई ऐसा प्रोसेस जो कभी पॉज नहीं करता हो, कभी स्टॉप नहीं करता हो, जो हमेशा चलते आता हो, जो हमेशा चलते रहा हो, जो हमेशा चलते रहेगा, ऐसे प्रोसेस को इटर्नल बोलते हैं। इटर्नल, एवरलास्टिंग, विच कैनॉट बी स्टॉप्ड। राइज मतलब ऊपर उठना, गोइंग अपवर्ड। इम्पैल्पेबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इम्पैल्पेबल। इस वर्ड का हिंदी अर्थ एक शब्द में होता है अदृश्य। अब उसको अगर एक्सप्लेन किया जाए अकॉर्डिंग टू दिस पोएम तो इम्पैल्पेबल का मतलब है विच वी कैनॉट सी, विच वी कैनॉट फील, विच वी कैनॉट टच। तो जो अदृश्य चीज होती है, ना हम उसको फील कर सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं। इसलिए इम्पैल्पेबल का मतलब है अदृश्य, और इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। इम्पैल्पेबल। आउट ऑफ द लैंड, आउट ऑफ द लैंड का मतलब है आउट ऑफ द अर्थ। एंड द बॉटमलेस सी, यहां समुद्र को बॉटमलेस बोला गया है। बॉटमलेस का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई बॉटम ही ना हो, मतलब कि जिसकी गहराई का आपको पता ना हो। सी को बोला गया बॉटमलेस सी। समुद्र अथाह गहरा है, समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, इसीलिए समुद्र के बारे में वर्ड यूज किया गया बॉटमलेस। इसका जो डेप्थ है वो पता नहीं है किसी को, बॉटमलेस सी। तो ये वर्ड्स हैं, ये लाइंस हैं पोएम्स के। कुछ वर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, उन वर्ड्स को याद रखना है, उन वर्ड मीनिंग्स को याद रखना है। मैं रिपीट करता हूं। एंड हु आर्ट दाउ, इसका मतलब है
हु आर यू, एक क्वेश्चन है, हु आर यू, हु आर्ट दाउ। यहां आई वर्ड जो है वो पोएट के लिए है। सॉफ्टली फॉलिंग शार का मतलब है धीमी धीमी बारिश हो रही है। बारिश तेज नहीं है, बारिश की बूंदें जो हैं वो बहुत सॉफ्टली गिर रही हैं, धीमी धीमी बारिश हो रही है। ट्रांसलेटेड वर्ड आया है, इसका मतलब है कि जो कन्वर्सेशन पोएट और रेन के बीच हो रहा है वो कन्वर्सेशन किसी सीक्रेट लैंग्वेज में किया जा रहा है और पोएट हमारे लिए उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि हम लोग उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ है उसको समझ सकें। उसके लिए ट्रांसलेशन का ज़रूरत पड़ा है। आई यहाँ पर रेन के लिए है, ये रेन का आंसर है, यहाँ से रेन का आंसर शुरू होता है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। यहाँ पोएम का दो अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है, जैसे म्यूजिक और सॉन्ग। पोएम का मतलब है म्यूजिक और सॉन्ग। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। नेक्स्ट वर्ड इज इटर्नल, वेरी इंपॉर्टेंट। इटर्नल बोला जाता है कोई ऐसी प्रक्रिया जो कभी न रुकती हो। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग इटर्नल यहां क्या है? इटर्नल है द प्रोसेस ऑफ रेन साइकिल। द प्रोसेस ऑफ नेचुरल रेन साइकिल इज इटर्नल। 365 days 24/7 ये प्रोसेस जो है रेन साइकिल का, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें कभी भी ब्रेक नहीं होता है, ये कभी रुकता नहीं है प्रोसेस रेन साइकिल का। इसीलिए रेन अपने आप को बोलती है कि मैं इटर्नल हूं, मैं कभी रुकती नहीं हूं, मेरा प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, मैं एवर लास्टिंग हूं। इटर्नल का मतलब है एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए जो चलता हो, जो प्रोसेस कभी रुकता ना हो। राइज वर्ड यूज किया गया। आई राइज, अगेन यहां आई जो है वो ऑब्वियसली रेन के लिए है। राइज का मतलब बहुत सिंपल होता है, ऊपर की ओर उठना। इम्पैल्पेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, मैंने बताया कि इसका एक शब्द हिंदी में होता है अदृश्य। इसको यहां कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इस पोयम में? अदृश्य जब वाटर वेपर के रूप में, वाटर वेपर के फॉर्म में जब रेन ऊपर की ओर उठती है तो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो अदृश्य होते हैं। वी कैनॉट सी देम। हम लोग कभी इवापोरेशन होते हुए अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। इवापोरेशन मतलब वाटर है, वेपर्स के रूप में ऊपर उठ रही है, लेकिन ये जो वेपर्स के रूप में ऊपर उठता हुआ जो बारिश है, जो वाटर है, वो इम्पैल्पेबल होता है, अदृश्य होता है। वाटर वेपर्स जो हैं वो अदृश्य होते हैं। वी कैनॉट फील देम, वी कैनॉट टच देम, वी कैनॉट सी देम। इम्पैल्पेबल। आउट ऑफ द लैंड का मतलब आउट ऑफ द अर्थ, एंड द बॉटमलेस सी का मतलब कि ये जो समुद्र है हमारा, वो उसका डेप्थ इतना ज़्यादा है, उसकी गहराई इतनी ज़्यादा है जिसको कि नापा नहीं जा सकता। तो बॉटमलेस सी का मतलब है अथाह सागर, अथाह समुद्र। ये पोयम की कुछ लाइन्स हैं। अब इनके वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। इधर आते हैं और इस तरफ आकर के देखते हैं कि इन लाइन्स को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैसे इनको समझा जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो यहां से लिया गया है, ये लाइन से, एंड हु आर्ट दाउ, हु आर यू, उससे ये पहला पॉइंट लिया गया है। द पोएम बिगिंस विथ द पोएट आस्किंग फॉर द आइडेंटिटी ऑफ सॉफ्ट फॉलिंग रेन। ये पोएम जो है वो शुरू होती है जब पोएट सॉफ्टली फॉलिंग रेन से उसका आइडेंटिटी पूछते हैं। आइडेंटिटी पूछ रहे हैं कहां? इस लाइन में देखो,
पहचान पूछ रहे हैं ना, हु आर यू, तुम कौन हो। ये क्या है, ये आइडेंटिटी पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है, पोएट। किससे पूछ रहा है, सॉफ्टली फॉलिंग रेन से। अगेन रिमेंबर, द रेन इज नॉट हेवी, इट इज वेरी जेंटल, जेंटली फॉलिंग रेन। बहुत धीमी धीमी बारिश हो रही है, और उस बारिश से, धीमी धीमी होती हुई बारिश से पोएट जो हैं वो एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। तो इसका मतलब है कि वो रेन का आइडेंटिटी पूछते हैं, पहचान पूछते हैं कि तुम हो कौन। द पोएम बिगिंस विद द पोएट आस्किंग फॉर द आइडेंटिटी ऑफ सॉफ्ट फॉलिंग रेन। ये पोएम शुरू होता है जिसमें शुरुआत के लाइंस में जो पोएट हैं वो सॉफ्ट फॉलिंग रेन से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं। आइडेंटिटी के बारे में कहाँ पूछा गया है, इन वर्ड्स में, हु आर यू, तुम कौन हो। मच टू द सरप्राइज ऑफ द पोएट द रेन रिप्लाइज हिज क्वेश्चन। पोएट ने ये जब सवाल किया रेन से, उसका आइडेंटिटी पूछा कि तुम कौन हो, तो पोएट को खुद ये उम्मीद नहीं था कि रेन के तरफ से कोई आंसर आ सकता है। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर फ्रॉम द रेन। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है स्ट्रेंज, जिसका मैंने मीनिंग बताया था कि इट इज सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक। तो इसका मतलब यहां निकाला जा रहा है, टू द मच टू द सरप्राइज ऑफ द पोएट द रेन रिप्लाइज हिज क्वेश्चन। पोएट ने क्वेश्चन पूछ तो दिया था रेन से कि तुम कौन हो, मगर पोएट को खुद ये उम्मीद नहीं था कि रेन उसके सवाल का जवाब देगी। मगर पोएट तब सरप्राइज हो गए जब रेन के तरफ से उसका रिप्लाई आया। पोएट के क्वेश्चन का रिप्लाई आया, किसकी तरफ से, रेन की तरफ से। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिप्लाई, सो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही गेट अ रिप्लाई। जब वो रिप्लाई देती है तो पोएट जो हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रिप्लाइज हिज क्वेश्चन विच द पोएट ट्रांसलेट फॉर द रीडर्स। अब ये जो बातचीत हो रही है, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है पोएट के द्वारा, जवाब दिया जा रहा है रेन के द्वारा, सॉफ्ट फॉलिंग रेन के द्वारा। तो ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है ये इनका एक अपना लैंग्वेज है, अपना सीक्रेट लैंग्वेज है, जिसको कि पोएट जो हैं वो ट्रांसलेट करते हैं रीडर्स के लिए, ताकि रीडर्स भी समझ पाएं कि इन दोनों में क्या बातचीत हुआ है। उसके बाद इस पॉइंट में रेन जो है वो अपना आंसर शुरू करती है पोएम में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इसका आंसर शुरू है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, द रेन इन इट्स ओन वॉइस टेल्स द पोएट दैट शी इज द पोएम ऑफ अर्थ। रेन अपनी आवाज में, इन हर ओन वॉइस, अपनी आवाज में रेन जो है वो पोएट को आंसर देती है, और आंसर के फर्स्ट लाइन में वो बोलती है कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। अब पृथ्वी का कविता या अर्थ का पोएम होने का क्या मतलब निकलता है, इससे क्या बोलना चाहती थी रेन। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पोएम का हम लोग को दो मीनिंग याद रखना है, कि पोएम इज इक्विवेलेंट टू म्यूजिक और सॉन्ग। तो यहाँ पे पोएम जो है वो सॉन्ग और म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है। पोएम रिप्रेजेंट्स म्यूजिक एंड सॉन्ग, विच मीन्स, इसका मतलब ये है, एज म्यूजिक और सॉन्ग गिव्स
प्लेजर टू ह्यूमन बींग्स। जिस तरह से संगीत या गीत इंसान को खुशियां देती है, प्लेजर मतलब खुशियां, इंसान को टेंशन से मुक्त करती हैं, उसको खुशियां देती है, हैप्पीनेस देती है। जिस तरह से कोई म्यूजिक या सॉन्ग किसी ह्यूमन बीइंग को प्लेजर देती है, खुशियां देती है, ठीक उसी तरह से रेन बोलती है कि मैं मदर अर्थ को हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हूँ। जिस तरह से एक म्यूजिक या कोई सॉन्ग किसी ह्यूमन बीइंग के सोल को, किसी ह्यूमन बीइंग की आत्मा को कोई गीत या कोई संगीत बहुत खुशी प्रदान करता है, प्लेजर देता है, हैप्पीनेस देता है, ठीक उसी तरह से रेन का मानना है कि वो जो है, रेन जो है, वो भी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है मदर अर्थ को। जिस तरह से सॉन्ग या म्यूजिक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, उसी तरह से रेन हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है मदर अर्थ के लिए। मदर अर्थ क्यों बोल रही है? क्योंकि रेन का ओरिजिन, रेन का जो सोर्स है वो अर्थ है, इसलिए यहां पे मदर अर्थ लिखा गया, ओरिजिन, सोर्स। उसके बाद इस लाइन में आते हैं, रेन का आंसर यहां से शुरू होता है और ये कंटिन्यू चलता है। आंसर का फर्स्ट लाइन होता है कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। ये रेन अपना आंसर शुरू करती है। फिर बोलती है आई एम इटर्नल, मैं एवरलास्टिंग हूं। रेन बोल रही है आई एम इटर्नल, मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो कभी रुकता नहीं है, एवरलास्टिंग प्रोसेस है। आई राइज, मैं ऊपर उठती हूं, इम्पैल्पेबल, अदृश्य रूप में। कहां से? आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इन दोनों जगहों से मैं ऊपर उठती हूं, उस समय अदृश्य रहती हूं मैं। दो बातें बता रही हैं रेन अपने बारे में। पहली बात कि मैं इटर्नल हूं, मेरा प्रोसेस जो है वो एवरलास्टिंग है, वो हमेशा चलते रहता है। दूसरी बात कि मैं कहां से राइज करती हूं, मेरा ओरिजिन क्या है, जहां से मैं ऊपर उठती हूं, तो वो ओरिजिन है आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी। दीज आर द ओरिजिन ऑफ रेन। यही दोनों जो है वो रेन का सोर्स है। तो वो बोलती है कि मैं इटर्नल हूं, मतलब मैं एवरलास्टिंग हूं, मैं ऊपर उठती हूं, आई राइज, इम्पैल्पेबल, अदृश्य रूप में ऊपर जाती हूं, मतलब वाटर वेपर के रूप में मैं ऊपर जाती हूं। किस चीज से मैं निकलती हूं? आउट ऑफ लैंड एंड बॉटमलेस सी, इस धरती से। और इस धरती पर जितना भी सीज है, ओशियंस है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, वाटर बॉडीज जो है इस धरती से, और धरती पर प्रेजेंट जितने भी वाटर बॉडीज है, मैं उन सब से ऊपर उठती हूं जिस समय मैं अदृश्य रहती हूं, मतलब वाटर वेपर के रूप में मैं इस पृथ्वी से और जो वाटर बॉडीज है उससे मैं ऊपर उठती हूं। और मेरा प्रोसेस जो है ये इटर्नल है, मेरा जो प्रक्रिया है ये एवरलास्टिंग है, ये कभी रुकता नहीं। तो इन लाइंस में ये सब बातें आपको बताई गई हैं। अब डिस्कस ये करते हैं कि इन लाइंस से क्या पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन राइज किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो पहला ही लाइन से राइज करेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा हु आर्ट दाउ का मीनिंग क्या है। हु आर्ट दाउ का मीनिंग क्या है? तो ऑप्शंस में आपको ढूंढना होगा कि ऑप्शंस में हमको कहां लिखा हुआ है हु आर यू, यही इसका मीनिंग है। और ये कौन किससे पूछ रहा है? हु आर्ट दाउ, ये क्वेश्चन जो है किसने, किससे किया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो है पोएट ने किया है, सेड आई, मतलब पोएट ने किया है। किससे?
सॉफ्टली फॉलिंग शार से, धीमी धीमी होते हुए बारिश से। फर्स्ट क्वेश्चन कि पोएट ने क्या पूछा रेन से? तो पोएट ने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और पूछेगा हु आर्ट दाउ, हु आर यू, ये किसने किससे पूछा। तो आप आंसर देंगे या आंसर में ऑप्शंस में देखेंगे कि ये पोएट ने पूछा है सॉफ्टली फॉलिंग शार से। रिमेंबर, सॉफ्टली फॉलिंग शार, रेन हेविली नहीं हो रहा है, जेंटली हो रहा है, बहुत धीमी धीमी बारिश हो रही है। और उसी धीमी धीमी बारिश से पोएट ये सवाल पूछ देते हैं कि तुम कौन हो। मतलब कि पोएट जो है वो बारिश से उसकी आइडेंटिटी पूछ देते हैं कि तुम्हारा पहचान क्या है, तुम कौन हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पोएट को कौन सी बात सरप्राइजिंग लगी और क्यों। पोएट को कौन सी बात सरप्राइजिंग लगी और क्यों। तो इसका आंसर है कि पोएट वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर फ्रॉम द रेन। पोएट जो है वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि रेन की तरफ से उनकी सवाल का कोई जवाब भी आएगा, मगर जवाब आया। जब जवाब आया तो ये जवाब आना ये पोएट के लिए सरप्राइजिंग हो गया। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि पोएट के लिए कौन सी बात स्ट्रेंज बात थी, स्ट्रेंज बात या सरप्राइजिंग बात, कौन सी बात। तो आप अपने आंसर में लिखिएगा या ऑप्शंस में ढूंढिएगा कि पोएट ने रेन से सवाल तो पूछ लिया था कि तुम कौन हो, मगर पोएट ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि रेन की तरफ से कोई आंसर आएगा। उसके उम्मीद के विपरीत रेन की तरफ से एक आंसर आता है और यही बात पोएट को सरप्राइज कर जाती है, स्ट्रेंज लगती है, सरप्राइजिंग लगती है कि पोएट की तरफ से आंसर आया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा बात सरप्राइजिंग लगता है पोएट को। तो रेन की तरफ से आंसर आना ये बात सरप्राइजिंग लगता है पोएट को, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर फ्रॉम द रेन। उसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ट्रांसलेट करने की क्यों जरूरत पड़ी, किसको, किसने क्या ट्रांसलेशन किया है इस पोयम में। तो हम लोग ये आंसर इसका दे सकते हैं कि जो कन्वर्सेशन चल रहा था, जो बातचीत चल रही थी पोएट और रेन के बीच, पोएट ने सवाल पूछा, रेन ने उसका जवाब दिया। रेन की तरफ से जवाब आना वो पोएट के लिए सरप्राइजिंग था, स्ट्रेंज चीज था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है रेन और पोएट के बीच, ये कन्वर्सेशन को पोएट ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम सब रीडर्स जो हैं वो उनके कन्वर्सेशन को समझ सकें। ट्रांसलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेरी सिंपल, बिकॉज दे वर टॉकिंग इन एन अननोन लैंग्वेज, इन अ सीक्रेट लैंग्वेज प्रोबेबली। शायद ये जो बातचीत हो रही है रेन और पोएट के बीच वो किसी सीक्रेट लैंग्वेज में हो रही है, इसीलिए पोएट को ट्रांसलेट करने का ज़रूरत पड़ जाता है रेन के आंसर को। पोएट क्या ट्रांसलेट करते हैं? रेन के आंसर को। क्यों ट्रांसलेट करते हैं? क्योंकि उनका जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो सीक्रेट लैंग्वेज में हो रहा था, तो रीडर्स को वो कन्वर्सेशन समझ में आए, इसीलिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पोएट ट्रांसलेट करते हैं रेन के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रेन के तरफ से क्या आंसर आया पोएट के सवाल का। पोएट ने रेन से उसका आइडेंटिटी पूछा था, उसकी पहचान पूछी थी कि तुम कौन हो। तो रेन के तरफ से आंसर क्या आया ये आपसे पूछा जा सकता है।
तो आप आंसर में लिखेंगे कि रेन ने बोला आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। क्वेश्चन पूछेगा कि रेन की तरफ से आंसर क्या आया इस सवाल का, हु आर यू, तुम कौन हो, इसका आंसर क्या आया। आंसर ये आया, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। यहां पर पोएम का क्या क्या अर्थ हो सकता है, क्या क्या मीनिंग्स हो सकता है। तो पोएम का दो मीनिंग्स हो सकता है, म्यूजिक या सॉन्ग। उसके बाद आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा इटर्नल वर्ड्स। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटर्नल कौन है, पोएट है कि रेन है। तो रेन है इटर्नल, पोएट तो इटर्नल नहीं हो सकता है, ह्यूमन बींग्स एवरलास्टिंग तो नहीं हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेन साइकिल इज कॉल्ड इटर्नल। रेन अपने आप को, खुद को बोल रही है कि मैं इटर्नल हूं। एक तरह से आप इटर्नल का एक हिंदी में अर्थ समझ सकते हैं, मैं अमर हूं। अमर होना, इटर्नल, मैं अमर हूं, मतलब मेरा प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। तो इस यहां से ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन इटर्नल है और कैसे। तो रेन का जो प्रोसेस है या जो रेन है वो इटर्नल है। कैसे? क्योंकि उसका प्रोसेस 365 डेज 24 आवर 7 डेज चलते रहता है। इट नेवर स्टॉप्स, इट इज एवरलास्टिंग। तो इटर्नल अपने आप को रेन बोल रही है क्योंकि उसका प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि रेन जो है वो जब राइज करती है तो किस फॉर्म में होती है, किस रूप में होती है। आप आंसर देंगे कि जब रेन राइज करती है तो वो अदृश्य रूप में होती है, इम्पैल्पेबल होती है, अदृश्य होती है, इम्पैल्पेबल होती है। मतलब वाटर वेपर्स के रूप में वो ऊपर उठती है, उस समय वो अदृश्य होती है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको फील नहीं किया जा सकता, उसको टच नहीं किया जा सकता। दैट इज इम्पैल्पेबल। क्वेश्चन पूछेगा कि इम्पैल्पेबल कौन है, क्या है इम्पैल्पेबल, कौन सा फॉर्म है रेन का जो इम्पैल्पेबल है। तो रेन का जो पहला फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर जो है वो इम्पैल्पेबल होता है। वाटर वेपर के रूप में रेन राइज करती है, आई राइज, मैं ऊपर उठती हूं, अदृश्य रूप में होती हूं। जब मैं ऊपर उठती हूं मतलब वाटर वेपर के रूप में होती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि रेन का ओरिजिन क्या है, या रेन कहां से स्टार्ट होता है, रेन का साइकिल, फ्रॉम वेयर इट बिगिंस, उसका ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसके रेन साइकिल का बिगिनिंग कहां से होता है। तो ये दो चीजों से उसका बिगिनिंग होता है। ये वाटर वेपर्स जो हैं, जो अदृश्य रूप में ऊपर उठ रहे हैं, ये दो चीजों से उठते हैं, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। क्वेश्चन पूछेगा कि वाटर वेपर जो है वो कहां से ऊपर उठते हैं, फ्रॉम वेयर डज इट राइज। तो आप आंसर दीजिएगा आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इस पृथ्वी से और इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन सभी से रेन जो है वो ऊपर उठती है, इम्पैल्पेबल, अदृश्य होती है, क्योंकि ये वाटर वेपर के रूप में होती है, इसलिए ये अदृश्य होती है और इसका जो प्रोसेस है वो इटर्नल होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे एमसीक्यू में। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।